बख्शी तालाब के लिए आपकी क्या परियोजना थी? मेरा जो विज़न है वो पूरे बख्शी तालाब क्षेत्र के लिए है। लेकिन हाँ, माँ चंद्रिका देवी का जो दरबार है, जो मंदिर है, उसकी प्रसिद्धि बहुत दूर दूर तक है। विधानसभा चुनाव लड़वाने के लिए मैं मध्य प्रदेश गया था और मध्य प्रदेश में लोगों ने मुझसे चर्चा की चंद्रिका देवी की, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चंद्रिका माँ के प्रति लोगों का कितना लगाव है। आप कॉरिडोर का तो निर्माण करवा रहे हैं, आपकी सरकार कॉरिडोर का निर्माण, लेकिन ये जाम से निजात कैसे पाएंगे? जब से माननीय रक्षा मंत्री जी ने लखनऊ की बागडोर संभाली है, लखनऊ अब ओवरब्रिजेस का शहर हो गया। और जो ये जिस जाम की आप बात करते हैं, ये जाम एक फेस है इस समय वर्तमान में। बख्शी तालाब की जब कहते हैं कि उत्थान की बात आती तो एक और भी समस्या सबसे ज़्यादा फेस लोग करते हैं, वो समस्या नगर पंचायत और नगर पालिका की। नगर पंचायत बहुत ही जल्द नगर पालिका परिषद में परिवर्तित होगी। बख्शी तालाब सबसे ज़्यादा अगर विवादों में घिरा रहता तो ज़मीनों को लेकर भी घिरा रहता है। इतना बड़ा किसान पद बना, एक घटना मुझे बता दीजिए जहाँ किसान इस बात के लिए धरने पे बैठा हो कि उसको मुआवजा सही नहीं मिला। उन्होंने एक मुद्दा उठाया था सिंगरौल को लेकर। उनका कहना है कि ये जो सरकार है ये दलित विरोधी है, और इसके अलावा जो ये सिंगरौल रखा गया है संविधान में, ये राजदंड है, ये लोगों को दंड देने के लिए। सिंगरौल दंड देने के लिए है, ये तो बात कल्पना ही नहीं की जा सकती। एक धार्मिक प्रतीक को दंड देने की बात कह करके ये किसी धर्म का अपमान नहीं। तो उनका कहना आर के चौधरी को ज्ञान नहीं है, उनका वो अपने नेता की निगाहों में चढ़ने के लिए कुछ भी बोलते हैं। पॉजिटिव आइए उनका ये आप सड़क की बात क्यों नहीं करते, आप पानी की बात क्यों नहीं करते, आप बिजली की बात क्यों नहीं करते, आप स्ट्रीट लाइट की बात नहीं करते, आप सड़कों के मोहनलालगंज के अंदर ये विधायक भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, जो दुर्दशा क्षेत्र की रही है आप कल्पना नहीं कर सकते उसकी। मोहनलालगंज से कौशल जी भी सांसद और मंत्री रह चुके, तो उनके कार्यकाल में तो चीज़ें बेटर हुई होंगी ना। संसद में सिंगरौल की जरूरत रहती कि संविधान की जरूरत रहती? दोनों की जरूरत है। तो धर्म के प्रतीक को दंड के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करना, मुझे लगता है ये मानसिकता जो है ये बीमार मानसिकता है, इसका इलाज कराना पड़ेगा। आर के चौधरी स्वस्थ रहें, सब कुछ ठीक है, लेकिन इलाज कराते रहें। आपने धर्म की बात कही, बीजेपी का सबसे बड़ा गढ़ कहा जाने वाला अयोध्या, बीजेपी आखिरकार वहाँ से क्यों हार गई? किन्हीं कारणों से वहाँ पे अयोध्या में हमने चुनाव हारा होगा, ठीक है। इनका आवरण जो है, इनका चोला उतर रहा है धीरे धीरे। अब लोगों की समझ में आ रहा है कि ये दलित विरोधी हैं, ये पिछड़े विरोधी हैं, ये पीडीए की बात करते हैं। इनका पीडीए कुछ नहीं है, इनका पीडीए केवल अपने लिए है। संभल में जो सर अभी दंगे हुए, कहा जाता है कि जैसे चुनाव के नतीजे आने थे, उन चुनाव के नतीजों को भटकाने के लिए जो है दोबारा उसका जो है सर्वे करा गया है। अच्छा, सर्वे कोई मुझसे कहता है कि मैं आपके घर का सर्वे करना चाहता हूँ। यहाँ पे कुछ इस तरीके का है कि जिससे लगता है कि ये मकान जो है मैं किसी अन्य वर्ग का है या अन्य समुदाय का है, कुछ भी कह दें। अगर मैं साफ हूँ, मुझे इन चीज़ों से क्यों भागना? कोर्ट में जो दावा करा गया, यहाँ मस्जिद नहीं थी, यहाँ हरि मंदिर था, तो ये क्या सच है? राहुल गांधी को वहाँ जाने से क्यों रोका जा रहा है? राहुल गांधी साफ न्यूज से तो जा नहीं रहे हैं। नहीं, उनका तो कहना है कि कुछ लोगों ने दंगा भड़काया, और कुछ लोगों को लग रहा है कि दंगे कम हुए और होना चाहिए था। तो जिन लोगों के दिमाग में ये बात है कि दंगे कम हुए और होना चाहिए था, तो उनको तो रोके ही जाना चाहिए। इस समय कौन ताकतवर है? बीजेपी ताकतवर है? नहीं, बीजेपी की बात ही नहीं है। अगर बीजेपी ताकतवर होती तो केवल राम मंदिर में अटक गई। 2024 का बीजेपी की जो हार, जैसे यूपी की जो सीटें हारी, उसमें सबसे बड़ा एक मुद्दा बेरोजगारी भी रहा है, दुष्प्रचार रहा है। बेरोजगारी नहीं रहा आपके हिसाब से? बेरोजगारी हमारे जो नौजवान थे उनके दिमाग में डालने का प्रयास हुआ, लेकिन धीरे धीरे वो भी समझ चुके हैं कि 4 तारीख को आइए और पैसा अपना ले जाइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द मिलौर पे। और आज दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे विधायक जी के बारे में जिन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत बहुत ही निचले पायदान से शुरू करी, यानी गांव से अपनी राजनीति शुरू करके विधायकी तक का मुकाम पाया। जी हाँ, आज हम लोग बात करने वाले हैं योगेश शुक्ला जी के बारे में, जो मौजूदा टाइम में बख्शी तालाब के विधायक हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पे। आज हम कुछ चर्चा करेंगे आपके जीवन से जुड़े, उस पर कैसे आपका राजनीति में आना हुआ, आपके संघर्षों के बारे में, तमाम विषयों पे चर्चा करेंगे। आपके क्षेत्र में किस टाइप से आप विकास कर रहे हैं, इन सभी तमाम चर्चाओं पे बातें करेंगे। तो सबसे पहले आपकी शुरुआत कैसे हुई? क्योंकि राजनीति में जब बख्शी तालाब में पता चला कि योगेश शुक्ला जी को टिकट दिया जा रहा, तो सबके लिए बहुत आश्चर्यजनक था वो
समय कोई व्यक्तिगत तौर पे कोई सोच भी नहीं रहा, जिनके नाम चल रहे थे, जो जिनकी उम्मीद थी, एकदम से बीच में नाम आ जाता है, ये कैसे रहा? मतलब क्या इसके पीछे का रहस्य क्या है? आश्चर्यजनक ये नहीं था कि मुझे टिकट मिला। आश्चर्यजनक लोगों के लिए ये था कि इतने लंबे समय से मैं सामाजिक और राजनीतिक जीवन में हूँ, अब तक टिकट क्यों नहीं मिला था। लोगों को इस बात पे आश्चर्य था, और जब टिकट मिल गया तब तो लोगों को लगा कि हाँ, ये सही निर्णय है। और सबसे बड़ी बात है, कार्यकर्ता को टिकट मिला था, और कार्यकर्ता कोई साल 2 साल या 3 साल का कार्यकर्ता नहीं था। वो कार्यकर्ता था करीब 30 से 35 साल पुराना कार्यकर्ता, जिसने अपना पूरा राजनीतिक जीवन भारतीय जनता पार्टी में ही शुरुआत की मैंने, और भारतीय जनता पार्टी में ही विभिन्न दायित्वों का मैं निर्वाह करता रहा। बाद में पार्टी ने निर्णय किया कि विधायक का चुनाव लड़ना है, तो स्वाभाविक है मैं चुनाव लड़ा। आप जब राजनीति कर रहे थे, यानी आप कह सकते हैं कि माननीय कल्याण सिंह जी के साथ थे आप राजनीति में, उस टाइम से आप सक्रिय रहे राजनीति में? कल्याण सिंह जी हमारे नेता थे, हम्म। और हम लोग भारतीय जनता पार्टी की राजनीति कर रहे थे, तो स्वाभाविक है कि जब मैं भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में हूँ तो कल्याण सिंह जी भी हमारे बड़े नेता थे। हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि उनका सानिध्य मुझे प्राप्त हुआ, और जीवन में बहुत से वक्त ऐसे आए जब माननीय कल्याण सिंह जी के नज़दीक रहने का मुझे अवसर मिला। अच्छा, बड़े नेता थे, स्वाभाविक है कि उनका एक चर्चा और भी है, मैंने बख्शी तालाब में भी लोगों से पता करा, तो कहा जाता है कि कल्याण सिंह जी आपको अपना दत्तक पुत्र मानते थे। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। मैं एक कार्यकर्ता था। उनका लगाव आपके प्रति ज़्यादा था? हाँ, लगाव था, लेकिन केवल मेरे प्रति नहीं, सभी कार्यकर्ताओं के प्रति उनका लगाव बड़ा गहरा था। और हमेशा माननीय कल्याण सिंह जी एक बात करते थे कि वो कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए, तो जिन कार्यकर्ताओं के सम्मान की बात करते थे उस पर एक मैं भी था, और उसी के तहत मुझे उनके नज़दीक रहने का मौका मिला। ये सभी जितने भी कल्याण सिंह जी के नज़दीक कार्यकर्ता रहे हैं, वो ये तय कर पाना मुश्किल है कि कौन उनके नज़दीक था। सभी एहसास करते हैं कि मैं उनके नज़दीक था। सबकी घनिष्ठता उनसे ज़्यादा थी। नेता जब कार्यकर्ता जाता है, नेता उसकी बात सुनते हैं, तो लगता है कि हाँ, कार्यकर्ता होने का एक बड़ापन भी अपने अंदर आता है, और उस नेता के प्रति श्रद्धा भी बढ़ती है कि जो कार्यकर्ताओं का सम्मान भी करता है, बात भी सुनता है। अच्छा, चुनाव तो आप पहली बार लड़े थे, लेकिन ये भी कहा जाता है कि चुनाव आपने लड़वाए कई ज़्यादा हैं, बहुत सारे चुनाव आपने लोगों को लड़वाए हैं, लेकिन ये पहला चुनाव आपका था जो आप स्वयं खुद लड़े। इसके पीछे क्या था? 85 में फर्स्ट टाइम मैं काउंटिंग में गया था, और मैंने गिनती करवाई थी। किसकी करवाई थी? उस समय माननीय भगवती सिंह जी क्षेत्र के नेता थे, और उनसे भी मेरे अपने बहुत घनिष्ठतम संबंध थे। उनको मैं नेता मानता था। कारण है कि जो जनता की समस्याएं हैं उससे हमेशा वो जुड़े रहते थे। उनसे भी हमको सीखने को अवसर मिला काफ़ी कुछ। बस एक वो क्षण था कि इसके बाद अब आज का क्षण है कि केवल समाज के बीच में रहना और समाज के बीच में काम करना। ये एक लंबे समय से चला आ रहा है। मैं आज की लोग मुझसे कहते हैं कि आपकी सक्रियता बहुत रहती है, सभी जगह जाते हैं, तो आज विधायक होने के नाते लोग इस बात पे निगाह रखते हैं कि मैं सब जगह जाता हूँ, सभी शादियों को अटेंड करता हूँ, सभी जितने भी कार्यक्रम होते हैं सामाजिक तौर पे या सांस्कृतिक तौर पे मैं सब जगह जाता हूँ। लेकिन ये मैं आज से ही नहीं जा रहा हूँ, मैं लंबे समय से जा रहा हूँ, और उसी का परिणाम है कि जब मैं विधायक के तौर पे मेरा टिकट हुआ तो लोगों ने मुझे हाथों हाथ लिया। बख्शी तालाब से आपका
गहरा लगाव है, क्योंकि आप यहाँ पे ग्राम प्रधान भी रह चुके हैं। और बख्शी तालाब के लिए आपकी क्या परियोजना थी? जैसे चंडिका देवी मंदिर को आप ले सकते हैं, उसके लिए आपने कुछ कार्य करे, तो क्या कार्य करे, लोग जानना चाहते हैं। बख्शी मेरा एक विजन है, उस विजन में पूरा बख्शी का तालाब विधानसभा है। हम्म, और वो विधानसभा अयोध्या रोड के से काफ़ी सुल्तानपुर रोड के नज़दीक से होकर के हरदोई रोड के उस पार तक जाती है। तो मेरा जो विज़न है वो पूरे बख्शी तालाब क्षेत्र के लिए है। लेकिन हाँ, माँ चंडिका देवी का जो दरबार है, जो मंदिर है, उसकी प्रसिद्धि बहुत दूर दूर तक है। विधानसभा चुनाव लड़वाने के लिए मैं मध्य प्रदेश गया था, और मध्य प्रदेश में लोगों ने मुझसे चर्चा की चंडिका देवी की। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चंडिका माँ के प्रति लोगों का कितना लगाव है, आस्था है लोगों की। उसी के तहत मैं काम कर रहा हूँ। जब मेरा टिकट हुआ था तो टिकट के तत्काल बाद अगर मैं किसी पहली जगह पे कहीं पे गया था तो वो माँ का दरबार था, मैं वो दर्शन करने गया था। और तब से लेकर के अब मैं ये नहीं गिनती नहीं बता सकता कि मैं कितने बार गया हूँ, लेकिन माँ का दरबार अब बदल रहा है। क्या बदलाव करे जा रहे हैं सरकार की तरफ से या आपकी तरफ से? क्या मुझे एक पीड़ा रहती थी, हमेशा एक पीड़ा ये रहती थी कि अगर माँ चंडिका देवी के दरबार में दर्शन करने कोई परिवार जाता है, स्वाभाविक है कि बड़ों का झुकाव इस बात के लिए होता है कि माँ के दर्शन मुझे करने हैं। लेकिन जो परिवार के बच्चे होते हैं, जो अन्य लोग होते हैं, उनको ये भी लगता है कि अगर हम चंडिका के दरबार में दर्शन करने के लिए आए तो घंटे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे यहाँ पर भी टाइम हम अपना स्पेंड कर सकें, अपना टाइम व्यतीत कर सकें। कुछ इस तरीके का होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। विधायक बनने के बाद मैं महाराज जी का आशीर्वाद कहूँगा कि महाराज जी ने से मैं मिला, और मिलने के बाद जब मैंने उनसे अनुरोध किया कि मैं चाहता हूँ कि माँ के दरबार में को लोग जा करके कि एक तो पूजा करेंगे ही, वहाँ पे आस्था के साथ लोग जुड़े हुए हैं वहाँ से, लेकिन दर्शन के बाद कुछ समय वहाँ व्यतीत कर सकें। इसके लिए करीब 10 करोड़ रुपए का एक बजट, 10 करोड़ के आसपास का बजट होगा, जो पर्यटन विभाग के द्वारा माननीय मंत्री जयवीर सिंह जी का भी मैं बहुत ज़्यादा इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि 10 करोड़ के बजट से एक घाट का निर्माण चल रहा है। अभी 2 दिन पहले मैं गया था, घाट के निर्माण में काम शुरू हो चुका है। शुरुआत हो गई? वहाँ पे शुरुआत हो गई। एक बहुत खूबसूरत सा पार्क बन गया है जिसमें घंटे 2 घंटे 3 घंटे समय बैठ करके व्यतीत किया जा सकता है। एक अच्छा सा कॉरिडोर बन गया है कि चाहे जितना बरसात हो, चाहे जितनी गर्मी हो, चाहे जितना जाड़ा हो, उसके अंदर से होकर के माँ के दरबार तक, माँ के दर्शन के लिए ऊपर तक जाया जा सकता है। इसके अलावा जो हमारे आदिवासी भाई हैं, उनके जीवन के संबंधित एक म्यूज़ियम का निर्माण वहाँ पे हो रहा है। करीब 18 करोड़ 43 लाख 41 हज़ार रुपये लगभग। ये चंडिका देवी के आसपास ही हो रहा है? बिल्कुल चंडिका देवी माँ के दरबार के पास है, नदी के किनारे, और उस बजट को बढ़ा करके 24 करोड़ किया जा रहा है। ओके। आप कल्पना कर सकते हैं कि जिस दरबार में जाने के बाद, दर्शन के बाद कार में बैठ करके वापस अपने गंतव्य की ओर रवाना के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं होता था, आज वहाँ पे एक म्यूजियम का निर्माण हो रहा है, पार्क का निर्माण हो चुका है, कॉरिडोर का निर्माण हो चुका है, और एक अच्छा सा घाट बनने जा रहा है। और मैं चाहता हूँ कि जिस तरीके से मिर्ज़ापुर में विंध्यवासिनी माता का कॉरिडोर बना है, जिस तरीके से
उज्जैन में महाकाल का कॉरिडोर बना है। जिस तरीके से बनारस के अंदर बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर बना है, उसी तरीके का माँ चंडिका का भी कॉरिडोर होना चाहिए, जिससे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक साथ दर्शन भी कर सकें और एक पूरे प्रदेश से और देश से लोग वहाँ पे आए। आप कॉरिडोर का तो निर्माण करवा रहे हैं, आप करवा रहे हैं, आपकी सरकार कॉरिडोर का निर्माण, लेकिन ये जाम से निजात कैसे पाएंगे? जाम भी बहुत बड़ी समस्या है आज की डेट में। बख्शी तालाब आने के लिए उसको 2 जगह बीच में जाम का सामना करना पड़ता है। एक तो बख्शी तालाब पे करना पड़ता है और दूसरा पुल बनने के बाद भी अभी जाम का सामना जानकीपुरम वाली क्रॉसिंग पे करना पड़ता है, और इंजीनियरिंग कॉलेज के वाले पुल से उतरते समय भी जो है जाम का सामना। इसके लिए क्या कुछ विशेष उपाय करे जा रहे हैं क्या? लखनऊ, जब से माननीय रक्षा मंत्री जी ने लखनऊ की बागडोर संभाली है, लखनऊ अब ओवर ब्रिजेस का शहर हो गया है। और जो ये जिस जाम की आप बात करते हैं, ये जाम एक फेस है इस समय वर्तमान में, क्योंकि अभी किसान पथ चालू हुआ है। किसान पथ से बहुत से वाहन आते हैं, सीतापुर की ओर से आते हैं, लखनऊ की ओर से तो शायद नॉमिनल वाहन आते हैं, हरदोई की रोड से आते हैं, सब जगह से वाहन आकर के यहाँ पे चढ़ने का प्रयास करते हैं किसान पथ पे, कि यहाँ से वो जिस रास्ते पे जाना हो, जैसे मान लो इनको कानपुर जाना है, यहीं से चढ़ करके कानपुर रोड उतर जाएंगे। सुल्तानपुर रोड जाना है, यहीं से चढ़ेंगे सुल्तानपुर रोड उतर जाएंगे। अगर यहीं से जाना है, अयोध्या रोड जाना है, तो यहाँ से चढ़ेंगे अयोध्या रोड उतर जाएंगे जा करके। बाहर ही समाधान कर दिया गया। हाँ, तो अभी जो कि शुरुआत हुई है, तो थोड़ा सा अभी आपाधापी में ये सब सिस्टम थोड़ा गड़बड़ है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर NH के साथ मेरी कई मीटिंग्स हो चुकी हैं, और मैं क्षेत्र की जनता को इस बात का विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि बहुत जल्दी ही इस समस्या का समाधान हो जाएगा। इटौंजा में एक आप भूल गए, इटौंजा में जाम लगता है। इटौंजा का जो अंडरपास है वो बहुत ज़्यादा छोटा है, वहाँ पे निर्माण कार्य होने जा रहा है, और जितना अंडरपास है उससे 3 गुना अंडरपास हो जाएगा। जाम की समस्या बढ़ा दिया जाएगा, बिल्कुल काम शुरू होने जा रहा है। वहाँ की समस्या से निजात मिल जाएगी और इटौंजा में कोई जाम नहीं लगेगा। बख्शी तालाब में भी आप देखेंगे जाम नहीं लगेगा। इंजीनियरिंग कॉलेज के ऊपर एक ओवरब्रिज बनने जा रहा है, जो आकर के अब सीधे खदरी के पास उतरेगा आकर के। तो निश्चित तौर पे माननीय रक्षा मंत्री जी के प्रयासों से आप अंदाज़ा लगाइए कि किसान पथ पूरे लखनऊ के 104 किलोमीटर पे, सराउंडिंग 104 किलोमीटर पे है। उसकी जो रेडियस लंबा है, रेडियस है उसका 104 किलोमीटर। उसमें 1 इंच भी किसान पथ माननीय रक्षा मंत्री जी के क्षेत्र में नहीं आता, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं आता। लेकिन उन्होंने 6000 करोड़ का प्रोजेक्ट लखनऊ को दिया है, जिससे लखनऊ को जाम से निजात मिल सके। एक अस्थायी फेस है, और निश्चित तौर पे आप देखेंगे कि हम बहुत जल्द ही एक इस तरीके का लखनऊ जो जाम मुक्त हो। बख्शी तालाब की जब कहते हैं कि उत्थान की बात आती, तो एक और भी समस्या सबसे ज़्यादा फेस लोग करते हैं, वो समस्या नगर पंचायत और नगर पालिका की। जाहिर सी बात है, अगर नगर पालिका होगी तो यहाँ का विकास के लिए सरकार की तरफ से बजट भी ज़्यादा मिलेगा। तो इस समस्या का समाधान क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि नगर पंचायत है तो फिर सीमित रह जाती हैं चीज़ें, और नगर पालिका होंगी तो नगर पंचायत बहुत ही जल्द नगर पालिका परिषद में परिवर्तित होगी। ये चुनाव से पहले हो जाएगी कि चुनाव के बाद? नहीं, चुनाव से पहले होगी। चुनाव से पहले अगला चुनाव जो 27 का जो चुनाव है, 27 के चुनाव की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, उससे पहले ही मैं नगर पंचायत के चुनाव की बात कर रहा हूँ। कि जो अगला चुनाव होगा वो नगर पालिका परिषद का ही होगा यहाँ पे बख्शी तालाब में। इतना मेरा प्रयास है, और मैं इस पे काम करूँगा। कयास तो इस बार भी लगाया जा रहा था कि इसको बदला जा सकता है। किन्हीं कारणों से नहीं हो पाया होगा, लेकिन अब होगा। अब होगा। आपके क्षेत्र में इटौंजा भी जैसे आता है, इटौंजा में सबसे बड़ी एक समस्या है कि
बालिकाओं के लिए कोई सरकारी विद्यालय नहीं है ये। और उसमें होता क्या कि गांव की जो बच्चे हैं, बालिकाएं हैं, वो शिक्षा लेने के लिए आते तो हैं लेकिन को एजुकेशन में अधिकतर जाते हैं। तो कई बार गांव में कुछ लोग अपने बच्चों को भेजते हैं और कुछ लोग शिक्षा लेने से रह जाते हैं। तो उसके लिए कुछ आपकी तरफ से या सरकार की तरफ से वहाँ पे विद्यालय का निर्माण या किसी चीज़ का उम्मीद करी जा सकती है? लखनऊ दुनिया के उन शहरों में है, उन 10 शहरों में है जहाँ प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा महंगी है। पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ, पूरे वर्ल्ड में, दुनिया में उन 10 शहरों में है जहाँ प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा महंगी है। अभी 19 अक्टूबर को मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला था, महाराज जी से, और मैंने गर्ल्स डिग्री कॉलेज की बात उनके सामने रखी थी और मैंने लिख करके मैं ले गया था, मैंने उनको दिया भी था। लेकिन उन्होंने कहा कि इस तरीके से देने का कोई औचित्य नहीं है, आप जमीन के प्रस्ताव के साथ मुझे दीजिए, मैं डिग्री कॉलेज खुलवाऊंगा। लेकिन लखनऊ की दिक्कत यह है कि लखनऊ में जमीनें इतनी महंगी हैं और जो जीएस लैंड है उस पर मेरी निगाह है कि कहीं पे कोई बड़ी अगर लैंड मिल जाती है तो उसमें हम डिग्री कॉलेज का प्रस्ताव करके मैं जल्दी ही उस खुलवाने का मैं प्रयास करूंगा। लेकिन अभी ज़मीन कहाँ पे मिलती है ये मुझे देखना पड़ेगा। आपने ज़मीन की बात कही, बख्शी तालाब सबसे ज़्यादा अगर विवादों में घिरा रहता है तो ज़मीनों को लेकर भी घिरा रहता है। जैसे एलडीए का आप आए दिन देखते होंगे कि एलडीए अपना विस्तार क्षेत्र बढ़ा रहा है या जोन बढ़ा रहा है, तो उसमें कुछ किसान तो धरने पे भी बैठ जाते हैं। उनको भी समस्या होती है कि भाई जो मुआवजा है वो उस लेवल का मुआवजा उन्हें नहीं मिल रहा है, लेकिन एलडीए वो ज़मीन उनकी लेना चाह रहा है। तो उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहती है, कैसे इस चीज़ को आप कवर करते हैं? इतना बड़ा किसान पद बना, एक घटना मुझे बता दीजिए जहां किसान इस बात के लिए धरने पे बैठा हो कि उसको मुआवजा सही नहीं मिला। लखनऊ में जो पुरानी सरकारों ने जो लखनऊ को दर्द दिया है, उन समस्याओं के निस्तारण के लिए मैं प्रयत्नशील हूं। जैसे तकरोही के आसपास आवास संघ के पास जमीन है, मैं चाहता हूं किसानों को पूरा पैसा मिले, किसानों की समस्याओं का हल निकले। दूसरा प्रबंध नगर, बिल्कुल मैं बॉर्डर लाइन पे हूं कि वहां की समस्याओं का उन समस्याओं से निजात मिल जाएगा, क्योंकि रेट किसानों को जो मिलना चाहिए लगभग किसान और प्रशासन के बीच में तय हो चुका है। तो लखनऊ में मुझे नहीं लगता कि किसानों को उचित रेट नहीं मिल रहा है, और अगर कहीं पे कुछ बात होती भी है तो बैठ करके हम लोग उसको सुलटा लेते हैं। कहीं पे आप किसी बड़ी आंदोलन को आपने नहीं देखा होगा लखनऊ के अंदर। अगर मान लो किसानों को सही रेट ना मिले तो किसान तो धरने पे बैठ जाएंगे, कहेंगे भाई हमको रेट नहीं मिला। लेकिन इस बात की जिम्मेदारी सरकार, संवेदनशील सरकार है, बहुत ही सेंसिटिव गवर्नमेंट है जो ये बात तय करती है कि किसानों का हित कहीं पर ना होने पाए। तो आप जल्दी ही आप देखेंगे कि प्रबंध नगर भी का निपटारा हो जाएगा और आवास संघ का भी निपटारा हो जाएगा। एक समस्या और भी बहुत ज़्यादा है, जैसे मानपुर मंडी, ये सबसे बड़ी समस्या है कि लोग रोड पे अपना दुकानें लगाते हैं, उससे क्या होता है आए दिन दुर्घटनाएं भी होती हैं। तो आपकी तरफ से या आपकी सरकार की तरफ से कोई मंडी का प्रावधान है तो मंडी का कुछ वहाँ पे लाया जा रहा हो जिससे ये समस्या का निराकरण हो सके? मंडी परिषद इस बात के लिए तैयार है और मैंने आसपास के गांव में सभी जमीनें देखी हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि व्यापारी बहुत अंदर जाना नहीं चाहते। रोड के ऊपर जमीन मिल नहीं पा रही है। एक जमीन माल रोड के ऊपर में हम लोगों ने देखी थी, लेकिन मलुकपुर गांव में एक समस्या जो यहाँ पे है और जिसका निदान हो सकता है, मेरी हर समस्या पे निगाह है और उसमें एक मानपुर मंडी भी है। तो ये 2027 के चुनाव से पहले हो जाएगा? जमीन मिलने की बात है। वहाँ के व्यापारियों को लगता है, किसानों को लगता है कि हम तो जल्दी से ले जाओ, रोड के ऊपर अपना उन्होंने लगा दिया, रोड से थोड़ा सा हट करके, और व्यापारी भी सोचता है कि सीधी गाड़ी गई, वो वहीं खरीदा, गाड़ी पे लाद लिया
वो अंदर जाएंगे तो दिक्कत होगी, तो ये एक समस्या है। लेकिन कोई ना कोई अच्छी जगह हम लोग चिन्हित कर रहे हैं जहाँ से इस मंडी का स्वरूप और बड़ा हो जाए। मानपुर मंडी बड़ी लगती है और मुझे लगता है कि अगर इस समस्या का समाधान हो जाए और मंडी की जगह मिल जाए तो मुझे लगता है कि इसका स्वरूप और बड़ा हो जाएगा और ये होगा। तो क्या भविष्य में कोई पीपी मॉडल पे भी मंडी वहाँ बन सकती क्या? पीपी मॉडल के लिए भी जमीन की जरूरत पड़ेगी। नहीं, मान लीजिए कोई प्राइवेट अपना जमीन वहाँ दे के। अभी हाँ, ये बात आपने सुझाव दिया है, इस पे काम करने वाला है। मैं तो देखूंगा, समस्याएं सॉल्व हो जाए मैं लोगों की। देखूंगा कि टोल के इधर ही, अगर मान लो टोल के उस पार हम जाते हैं तो किसानों को दिक्कत होगी, टोल अतिरिक्त लगेगा हर बार, व्यापारियों को दिक्कत होगी। तो टोल के इधर अगर कोई हमको पीपी मॉडल पे अगर कोई ज़मीन मिलती है तो ये मेरे लिए बड़ा बेहतर होगा। हम तो चाहते हैं कि कोई इस तरीके की जगह मिल जाए और जिससे कि क्षेत्र का भी भला हो जाए, किसानों का भी भला हो जाए, व्यापारियों का भी भला हो जाए। एक समस्या सर आपके क्षेत्र में और भी, क्योंकि हम लोग पता कर रहे थे कि भाई हमारे यहाँ विधायक जी आने वाले हैं, तो क्षेत्र के लोगों ने एक समस्या और भी उठाई कि आजकल खदानों की समस्या बहुत है। आए दिन जो है डंपर जाते रहते हैं। अब जैसे आप इधर रायता रोड पे जाएंगे तो आए दिन गाड़ियाँ दौड़ती रहती, कई बार एक्सीडेंट भी होते हैं, अवैध खदानें भी बहुत चल रही हैं। तो इस पर कोई सख्ती से अब जो कुछ काम होते हैं, अच्छे काम होते हैं, तो बीच बीच में उसका कुछ अराजक तत्व जो है उसका फ़ायदा उठा लेते हैं। अभी मैं लखनऊ से आ रहा था, मैं देख रहा था कि IIM रोड पे मिट्टी पड़ रही है। जो ग्रीन कॉरिडोर रोड है उस पर मिट्टी पड़ रही है। एक नया प्रपोजल नहीं है, काम शुरू होने वाला है। एक बंधा जो है IIM रोड से जा करके फैजुल्लागंज में जुड़ेगा जा करके। अच्छा, ये उधर का रोड निकल रहा, बाईपास क्या निकल रहा, बंधा बनेगा, जिससे कि प्रबंध नगर योजना जो है, फैजुल्लागंज जो है, इसको बाढ़ से बचाया जा सके, बनेगा। तो वहाँ के लिए भी मिट्टी की जरूरत पड़ेगी। अब मिट्टी कहीं बहुत दूर से तो आ नहीं सकती, मिट्टी के लिए एक तो सीमित दायरा है, 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 4 किलोमीटर। तो अगर मान लो मुझे फैजुल्लागंज में बंधा बनाना है तो हम सीतापुर से तो मिट्टी नहीं ला सकते। तो जब उसके लिए ये मिट्टी जाती है, उसी में कुछ तत्व हैं जो फ़ायदा उठा के इधर उधर ज़मीन मिट्टी बेच लेते हैं। लेकिन इस पर भी निगाह प्रशासन रखे हुए है, सरकार भी रखे हुए है कि दुरुपयोग न होने पावे। तो आगे चल करके अब मिट्टी का जब होगा, अच्छा, इससे हमारी सड़कें भी थोड़ा नुकसान होता है, क्योंकि वर्तमान समय में क्षेत्र में शायद ही कोई सड़क हो जो टूटी हो। ज़्यादातर सड़कों का निर्माण मेरे द्वारा करवाया गया, और जो सड़कें रह गई हैं वो अगले इस 6 महीने के अंदर सड़कें बन जाएंगी। वो चाहे मंडी परिषद की सड़क हो, चाहे PWD की सड़क हो, चाहे मेरे अपने बजट की निधि की सड़क हो, चाहे डूडा की सड़क हो, चाहे 15वें वित्त की सड़क हो, चाहे अवस्थापना निधि की सड़क हो। तो जितनी भी सड़कें हैं वो अगले 6 महीने के अंदर बन जाएंगी। एक सर और भी चीज़ है, जैसे देखते हैं सभी रोड का विकास हो गया, कानपुर रोड का विकास हो गया, फैजाबाद रोड का विकास हो गया, या सुल्तानपुर रोड को देखते हैं, लुलू आ गया, वहाँ पे इतने सारे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आ गए। बख्शी तालाब भी ऐसा क्यों पीछे रह जा रहा है चीज़ों में? ना उसके पास कोई शॉपिंग, हमारे पास लैंड नहीं है। अच्छा, हमारे पास लैंड नहीं, इसीलिए अब तो दिक्कत चंडिका है। देवी। आप ये देखिए जा था कि आज अगर बख्शी तालाब क्षेत्र की आप बात कर लें तो किसी भी जितने भी रोड हैं उससे सबसे महंगी अगर आपको लैंड मिलेगी तो बख्शी तालाब में मिलेगी। हमारे पास ज़मीनों का अभाव है। आप डालीगंज से चल करके बख्शी तालाब के आगे तक आइए, आपको 1 इंच ज़मीन किसान के पास नहीं मिलेगी, और ना कहीं पे खाली मिलेगी कि नहीं कहीं जहाँ निर्माण ना हुआ हो। लेकिन इन्हीं स्थितियों में रह करके भी हम लोग को डेवलपमेंट करना है। तो प्रयास ये है कि SCR का जो परिकल्पना है हमारे मुख्यमंत्री जी की, SCR की परिकल्पना मतलब सर? SCR का मतलब हुआ स्टेट कॉरिडोर रीजन।
ओके। जैसे एनसीआर दिल्ली में है, नेशनल कॉरिडोर रीजन, उसी तरीके से एससीआर अब यहाँ पे डेवलप होगा। उसका भी दायरा काफ़ी, उसमें हरदोई के भी गांव लिए गए हैं, लखनऊ के तो पूरा लखनऊ है, पूरा लखनऊ उसी में है, बाराबंकी के भी हैं, रायबरेली के भी हैं। तो जब एससीआर का जो रेजिडेंशियल और कमर्शियल जितनी भी प्रोजेक्ट लग सकते हैं, मेरा प्रयास ये है, मेरा अधिकारियों से इस संबंध में चर्चा हुई है कि उसमें बख्शी तालाब को प्राथमिकता दी जाए। तो जब उसको प्राथमिकता मिलेगी तो हमारी जो हमारे दिमाग में ये बात है कि बख्शी तालाब का डेवलपमेंट सबसे कम हुआ है, वो बात खत्म हो जाएगी। अब तो ये तो सर बख्शी तालाब के बारे में हमने आपसे जानकारी कर ली। अब थोड़ा सा राजनीतिक विषयों पे आते हैं जो बहुत ज़्यादा जो है क्षेत्र में रहते हैं या समाज में रहते हैं। जैसे आए दिन मुद्दा रहता है, जैसे अभी आर.के. चौधरी जी भी आए थे आपके मोहनलालगंज के सांसद, उन्होंने एक मुद्दा उठाया था सिंगरौल को लेके। उनका कहना है कि ये जो सरकार है ये दलित विरोधी है, और इसके अलावा जो ये सिंगरौल रखा गया है संविधान में, ये राजदंड है। ये लोगों को दंड देने के लिए, लोगों को, दलितों को दंड देने के लिए सिंगरौल रखा गया। तो इस पे आपकी क्या विचारधारा है? वो दलितों की सुरक्षा के लिए सिंगरौल है। दंड देने के लिए तो जिन लोगों के साथ आर.के. चौधरी खड़े हैं और समाज के जिस वर्ग के वोटों की बदौलत आज वो एमपी हैं, उनके अंदर दंड देने की प्रवृत्ति ज़्यादा है। सिंगरौल दंड देने के लिए है, ये तो बात कल्पना ही नहीं की जा सकती। एक धार्मिक प्रतीक को दंड देने की बात कह करके ये किसी धर्म का अपमान नहीं। तो उनका कहना, आर.के. चौधरी को ज्ञान नहीं है, उनका वो अपने नेता की निगाहों में चढ़ने के लिए कुछ भी बोलते हैं। इस तरीके की चर्चाएं नहीं करनी चाहिए। पॉजिटिव आइए आप। उनका ये आप कहना सड़क की बात क्यों नहीं करते? आप पानी की बात क्यों नहीं करते? आप बिजली की बात क्यों नहीं करते? आप स्ट्रीट लाइट की बात नहीं करते? आप सड़कों के, मोहनलालगंज के अंदर ये विधायक भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, जो दुर्दशा क्षेत्र की रही है आप कल्पना नहीं कर सकते उसकी। मोहनलालगंज से कौशल जी भी सांसद और मंत्री रह चुके, तो उनके कार्यकाल में तो चीज़ें बेटर हुई होंगी ना? अब बेटर होने का तो प्रयास हम लोग तो कर ही रहे हैं कि बेटर हो। और जब देखिए महाराज जी के आने के बाद आपने ये अनुभव किया होगा कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। अखबारों में आप पढ़ते होंगे, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया, सब में आता है कि जरा भी कहीं पे कोताही बरती गई तो उसको सजा मिलेगी। अब वो जमाने चले गए जब काम ही इसलिए आवंटित किया जाता था कि अपने किसी आदमी को फायदा पहुंचा दिया जाए। हमारे एक मित्र हैं, अब वो समाजवादी पार्टी में थे, तो उन्होंने कहा कि अच्छा तुम जा वो तालाब बना लो जा करके, उसके लिए 3 करोड़ रुपए अलॉट हो गए। हमारे पास ये बात के सबूत हैं। तो इन लोगों की जो कौन मित्र थे आपके? वो कौन मित्र थे? अरे अब किसी का नाम लेना उचित नहीं है, लेकिन वो लोग कोई भी प्रोजेक्ट पास ही इसलिए करते थे कि उससे फायदा कैसे उठाया जा सकता है। नहीं, आर.के. चौधरी जी का तो ये भी कहना है कि बीजेपी जो प्रोजेक्ट पास कर रही है वो तो अंबानी और अदानी के लिए पास कर रही है। जो गरीबों को मकान दिए जा रहे हैं, अंबानी के लिए दिए जा रहे हैं। निःशुल्क अनाज बांटा जा रहा है, ये अंबानी के लिए बांटा जा रहा है। गैस सिलेंडर दिए गए, क्या अंबानी के लिए दिए गए? 5 लाख रुपए की पूरी दुनिया के अंदर अगर किसी एक सरकार ने स्वास्थ्य के मामलों में कदम उठाया, आयुष्मान योजना का, वो अंबानी के लिए है। मेरे द्वारा 8 करोड़ से ज़्यादा गरीबों को चिकित्सा के लिए पैसा उपलब्ध कराया गया। 8 करोड़ रुपए, जिनके पास पैसा नहीं था, जो अपने परिवार का इलाज नहीं करवा सकते थे, वो अडानी के लिए है कि अंबानी के लिए है? वो अडानी अंबानी के लिए। तो भैया लेकिन क्या दादी प्रोजेक्ट किसके लिए लग रहा था? नहीं, लेकिन लखनऊ एयरपोर्ट तो अदानी के लिए है। लखनऊ एयरपोर्ट तो अदानी के लिए है। अगर कोई डेवलपमेंट का काम हो रहा है
उस डेवलपमेंट के अंदर एक खुले कंपटीशन में अगर कोई आता है तो उसका वेलकम करना चाहिए, उसका स्वागत करना चाहिए। ना अडानी सही, कोई दूसरा लेता, कोई फॉरेन की कंपनी आकर के यहाँ पे एयरपोर्ट बना देती, वो बेहतर था कि किसी भारतीय ने बना दिया, ये बेहतर है। जब ये हुआ कि लखनऊ के चरण सिंह एयरपोर्ट का विस्तारीकरण होगा, उस विस्तारीकरण के अंदर अगर मान लो अडवाणी ने कंपटीशन में अपना पूरी तरीके से कंपटीशन करके वो अगर कोई प्रोजेक्ट लाए, इसमें क्या गलत है? अगर ये सोच भी उनको गलत लगती है, इसका मतलब है कि उनके अंदर से अभी गुलामी की मानसिकता खत्म नहीं हुई। आज अगर अमेरिका का, फ्रांस, ब्रिटेन या किसी दूसरी यूरोपियन कंट्री का व्यक्ति आकर के उस कंपटीशन में शामिल होकर के प्रोजेक्ट ले लेता, तब ये लोग चुप रहते। किसी भारतीय ने ले लिया, ये इनको कष्टप्रद हो रहा। एक चीज़ लेकिन आपने नहीं बताई, संसद में संविधान की ज़रूरत रहती है कि सिंगरोल की ज़रूरत रहती है? संसद में सिंगरोल की ज़रूरत रहती है कि संविधान की ज़रूरत रहती है? दोनों की जरूरत है। पहले तो सिंगरोल इलाहाबाद के राज संग्रहालय में रखा हुआ था। इलाहाबाद नहीं, इलाहाबाद के राज संग्रहालय में जो रखा तो सिंगरोल रखा ही था। ये दक्षिण भारतीय धर्म का प्रतीक है, तो धर्म के प्रतीक को दंड के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करना, मुझे लगता है ये मानसिकता जो है ये बीमार मानसिकता है, इसका इलाज कराना पड़ेगा। आर के चौधरी स्वस्थ रहें, सब कुछ ठीक है, लेकिन इलाज कराते रहें। आपने धर्म की बात कही, बीजेपी का सबसे बड़ा गढ़ कहा जाने वाला अयोध्या, बीजेपी आखिरकार वहां से क्यों हार गई? कटेरी कैसे जीत गई? कटेरी कैसे जीत गया बताइए? नहीं, अयोध्या तो आप लोगों का समझ लीजिए गढ़ है, अयोध्या से भाई तो देखिए, किन्हीं कारणों से वहाँ पे अयोध्या में हमने चुनाव हारा होगा, ठीक है, लेकिन जिस अयोध्या का ये राजा बता रहे थे जिसको, उसी क्षेत्र की सीट कटेरी थी। अभी 30,000 से हारे हैं ये, क्यों हार गए? इनका आवरण जो है, इनका चोला उतर रहा है धीरे धीरे। अब लोगों की समझ में आ रहा है कि ये दलित विरोधी हैं, ये पिछड़े विरोधी हैं, और जो इनका वो कहते नहीं है कि नारा इनका कौन सा चलता है, वो पिछड़े वर्ग के लिए जो ये दे रहे हैं कि ये पिछड़ों के, अरे ये पिछड़ों के हैं ही नहीं। मैं आपको एक छोटा घटनाक्रम बता रहे हैं। अभी कुर्सी रोड के अंदर एक मंदिर है, वहाँ पे बुलबुलपुर में राम जानकी मंदिर, वहाँ के जो महंत थे वो यादव समुदाय के, उन्होंने अपना सोचा कि हमारी भी बाद कोई कौन बैठेगा इस गद्दी पे, तो ढूंढने गए तो मौर्य परिवार का एक लड़का मिल गया, राम सेवक। उसको ले आए, वो 8 साल के 8 साल का बच्चा था, उसको ले आए अपने यहाँ पे, और लाने के बाद उन्होंने उसको बड़ा किया, उसको अपना नाम दिया, पिता का नाम दिया, और आज से करीब 8 महीने पहले महंत जी की मृत्यु हो गई। वो उनकी गद्दी पे बैठ गया। इन लोगों को ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि वो मौर्य समुदाय का व्यक्ति उस गद्दी पे बैठ जाए जिसमें यादव समुदाय का व्यक्ति बैठा था। इसी मलाक गांव से एक पुजारी को ले गए ये लोग ढूंढ करके, और पिछली 9 तारीख को उसका रात तिलक करने का प्रयास किया। क्षेत्र में अराजकता की स्थिति पैदा हो गई, इतना धरना प्रदर्शन, मुझे जाना पड़ा, और फिर उस मौर्य समुदाय के व्यक्ति को महंत की कुर्सी पर बैठाना पड़ा। ये इनका पिछड़ों के प्रति समर्पण, पीडीए है इनका। ये पीडीए की बात करते हैं, इनका पीडीए कुछ नहीं है, इनका पीडीए केवल अपने लिए है, बाकी ना ये किसी भी पिछड़े वर्ग के साथ नहीं है। तो ऐसा क्या हुआ कि माननीय कौशल किशोर जी मोहनलालगंज की सीट हार गए?
हैं? जब आपकी पार्टी दलितों के हित में है और उनके साथ खड़ी, बहुत तो ऐसा क्या रहा कि बहुत बहुत दुष्प्रचार हुए, और उस दुष्प्रचार में इतना तक था कि 3 तारीख को काउंटिंग होगी, 4 तारीख को आप आइए मेरे कार्यालय में और खटाखट आप 8,500 रुपये ले जाइए। इसके लिए कार्यकर्ताओं को नहीं लगाया गया, इसके लिए एनजीओ विदेशों से पैसा आया। अब बात करूंगा तो लंबी हो जाएगी। विदेश के जाने कितने सांसद थे, उन्होंने इस बात के लिए कसम खाई थी कि वो मोदी को स्वीकार नहीं कर सकते। अमेरिका का भी एक सांसद था और सबसे अमीर व्यक्ति अमेरिका का, उसने कहा चाहे जितना पैसा खर्च हो लेकिन मोदी को लौटने नहीं देंगे। तो एनजीओ ने जाकर के फॉर्म भरवाए, भरवाने में ये लिखवाया गया कि आपको 8,500 रुपये महीने में मिलेगा, और 3 तारीख को जब रिजल्ट आ जाएगा 4 तारीख को कार्यालय आ जाना। जब का 4 तारीख को कार्यालय गए तो लोगों ने दरवाजा बंद कर लिया, गेट बंद कर लिया और बेइज्जत करके उन महिलाओं को भगा दिया वहां से कि यहाँ किसी भी तरीके का पैसा नहीं मिलेगा। उसी का परिणाम है कि 9 में से 7 बीजेपी जीती है और 2 सीटें मामूली मामूली अंतर से हारी है। लोग इनकी असलियत समझ चुके हैं, ये इनकी हकीकत क्या है, और अब इनके झांसे में आने वाले नहीं। अच्छा, संभल में जो सर अभी दंगे हुए, कहा जाता है कि जैसे चुनाव के नतीजे आने थे, उन चुनाव के नतीजों को भटकाने के लिए जो है दोबारा उसका जो है सर्वे करा गया है, जबकि एक बार सर्वे हो चुका था और फिर भी उसको सर्वे करा गया उसका ध्यान भटकाने के लिए। सर्वे तो अभी कुछ दिन हुए, नहीं दोबारा फिर रिपीट हुआ था सर्वे नहीं जब नहीं दंगा दोबारा जैसी नहीं है, कुछ काम रह गया था, हम्म। कुछ सर्वे रह गया था, वो सर्वे हो रहा था। आप ये देखिए जरा सा, संभल के अंदर दंगा होता है, दंगे के अंदर 4 लोगों की मौत होती है और वो चारों लोग वहाँ के लोकल नहीं होते। वहाँ पे कारतूस पाए जाते हैं जो चले हुए थे, जिनसे लोगों की मौत हुई थी, और वो मेड इन इंडिया नहीं थे, वो पाकिस्तान के बने हुए थे। बस ये इतनी बात। तो ये कारतूसें आ कैसे जाती है इंडिया में? अब सुरक्षा सीमा पे कुछ कहीं ना कहीं देखिए, भारत सरकार तो प्रयास करती है, लेकिन ये कहीं ना कहीं से कुछ आईएसआई जो है वो कुछ व्यवस्था इस तरीके से होगा कि यहाँ तक कारतूस आए। आज के अखबार में मैं देख रहा था कि अच्छा सर्वे, कोई मुझसे कहता है कि मैं आपके घर का सर्वे करना चाहता हूँ। यहाँ पे कुछ इस तरीके का है कि जिससे लगता है कि ये मकान जो है में किसी अन्य वर्ग का है या अन्य समुदाय का है, कुछ भी कह दे। अगर मैं साफ हूँ, मुझे इन चीज़ों से क्यों भागना। और दूसरी एक बड़ी महत्वपूर्ण बात आपसे कहता हूँ कि एएसआई की मैं रिपोर्ट देख रहा था, भारतीय पुरातत्व वाले सर्वेक्षण वालों की रिपोर्ट देख रहा था। उसमें एक जगह का जिक्र नहीं, उसमें दर्जनों जगह स्थानों का जिक्र है। और क्या जगह की कमी थी कि धर्मस्थलों को तोड़ दो? आप बनारस जाइए, बनारस के अंदर दुनिया का एकमात्र मंदिर है जिसके सामने नंदी बैठा हुआ है, लेकिन भगवान शिव की शिवलिंग नहीं है। क्या दुनिया में आपको कोई मंदिर मिलेगा जहाँ पे शिवलिंग ना हो और नंदी इंतजार कर रहा हो बैठ करके? आप जाइएगा, देखिएगा जाकर। नहीं, एक चीज़ सर हमें ये भी बताइए, दावा तो यहाँ तक करा जा रहा है, जैसे कोर्ट में जो दावा करा गया, यहाँ मस्जिद नहीं थी, यहाँ हरि मंदिर था, तो ये क्या सच है? एएसआई की जो रिपोर्ट है वो यही कहती है कि वहाँ पे हरि मंदिर था। मंदिर था, उसमें बाकायदा इस बात का जिक्र है। और वही नहीं, जाने कितने इतिहासकारों ने इस बात का जिक्र किया है कि मंदिर था। राहुल लेकिन गांधी तब भी खुदाई तो हो नहीं रही थी।
नहीं फिर राहुल गांधी को वहाँ जाने से क्यों रोका जा रहा है? नहीं नहीं, दिक्कत ये है कि राहुल गांधी साफ नियत से तो जा नहीं रहे हैं नहीं, उनका तो कहना है कि जी। उनके परिवार कुछ लोगों ने दंगा भड़काया और कुछ लोगों को लग रहा है कि दंगे कम हुए और होना चाहिए था। तो जिन लोगों के दिमाग में ये बात है कि दंगे कम हुए और होना चाहिए था, तो उनको तो रोका ही जाना चाहिए। क्यों नहीं रोका जाना चाहिए? उनको लगता है अभी और हो जाए। जीवन में इस परिवार ने कभी भी कोई काम ऐसा नहीं किया जिससे कि देश में शांति स्थापित हो सके। पंजाब की समस्या इनकी देन, लंका के अंदर जा करके तो जो कुछ किया उसका परिणाम आप देख रहे हैं। तो कम से कम इतना तो होना चाहिए कि आप जाना चाहते हैं, आप कह दीजिए कि शांति की अपील करिए आप, कि हम वहाँ के जितने भी लोग हैं सबसे शांति की अपील करते हैं कि वहाँ किसी भी तरीके का दंगा ना हो। लेकिन आप जा इसलिए रहे हैं कि दंगे कम क्यों हुए हैं, पुलिस ने रोक कैसे लिया है, हम जाएं तो कुछ और भड़का के आए जा करके। तो जब अगर इस सोच के साथ अगर कोई व्यक्ति संबल में घुसने का प्रयास करेगा तो स्वाभाविक है कि प्रशासन उसको रोकेगा। अच्छा, इस बार जो आपकी 9 में से 7 सीटें जो आपकी आई हैं, इसमें आरएसएस का कितना योगदान है? आरएसएस का योगदान है कि हमारी किसी भी जीत के पीछे छोटे से लेकर के बड़ी से बड़ी जीत के पीछे संघ का योगदान होता है। क्योंकि हम संघ ही वैचारिक उत्पत्ति हैं, ये उनके विचार हैं, उन्हीं को समेट करके हम आगे बढ़ते हैं। नहीं, संघ के तो विचार हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाना है। संघ के तो विचार हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाना है। मुझे लगता है कि इस पर बहुत ज़्यादा एतराज़ भी नहीं करना चाहिए। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि हिंदुत्व किसी को उजाड़ने की बात नहीं करता, हिंदुत्व किसी को समाप्त करने की बात नहीं करता, हिंदुत्व किसी पे हमला करने की बात नहीं करता, हिंदुत्व किसी के कन्वर्जन की बात नहीं करता। तो हम तो केवल लोगों को अपने में समेटने की बात करते हैं, अपने में समाहित करने की बात करते हैं। हम एक रोटी में से आधी रोटी दूसरों को खिलाने की बात करते हैं। तो अगर हिंदुत्व की बात कर दिया तो इसमें कौन सा बड़ा। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था। क्या? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हिंदुत्व कोई धर्म नहीं, एक जीवन शैली है। तो जब जीवन शैली है तो अब इसमें एतराज वाली बात कहाँ आ जाती है? अगर किसी ने कह दिया कि हिंदुत्व राष्ट्र होना चाहिए तो किसको इस बात पे क्या एतराज है? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। वो जितनी बातें मैंने कही आपसे, अगर उसमें एक बात आप बता दीजिए कि मैंने गलत कही। नहीं, पर समान अधिकार तो सबको है ना, समाज क्या में रहने मतलब का। हिंदुत्व का मतलब क्या है? कि हम अधिकारों में कटौती करने जा रहे हैं? भाई अगर हम कटौती करने जा रहे हो तो आप बताएं। अगर ये कहा जा रहा हो कि हिंदू राष्ट्र बनने के बाद मुसलमानों को निकाल दिया जाएगा तो आप बता दें। यहाँ तो स्थितियाँ ये हैं कि जाने कितने बांग्लादेशी हम वहाँ पे हिंदुओं को मार रहे हैं, और बांग्लादेश के अंदर, और यहाँ पे भी हिंदुओं को मार रहे हैं। जाने कितने क्राइम कर रहे हैं, इसी लखनऊ के अंदर कर रहे हैं, इसी जानकीपुरम से लेकर के हिंदनगर और अमीनाबाद से लेकर के पूरे लखनऊ में अंदर कर रहे हैं। नहीं, बांग्लादेश में जो हिंदू परेशान हो रहा है, जैसे इस्कॉन टेम्पल के जो मठाधीश थे उनके साथ भी बहुत दुर्व्यवहार करा जा रहा है। बात परेशान होने की नहीं है। नहीं, उनके साथ जो करी जा रही है बात केवल इतनी नहीं है कि परेशान हो रहा है। आप बताइए मुझे कि कसाब को पकड़ा गया था और मौके पे पकड़ा गया था, उसने सैकड़ों लोगों की हत्याएं की थी, लेकिन जब उस पर मुकदमा चलता है तो भारत सरकार उसके लिए वकील की व्यवस्था करती है कि आपको ये वकील, आप छांटिए कि कौन सा वकील आप लेना चाहते हैं। ये वकील हैं कि आपका एक पैनल है, इस पैनल से आप वकील ले लीजिए और उस वकील के माध्यम से आप मुकदमा लड़िए। नहीं, वो डेमोक्रेसी है ना, इसीलिए उसको दिया जा रहा है। डेमोक्रेसी है। आप ये बताइए, तो डेमोक्रेसी तो बांग्लादेश कहता मेरे अंदर, मेरे यहाँ भी है। बांग्लादेश में अगर डेमोक्रेसी होती तो उनके प्रधानमंत्री भागते क्यों वहाँ से? कहाँ से? अगर बांग्लादेश में डेमोक्रेसी स्थापित रहती। मैं वही कह रहा हूँ ना
कि एक देश कसाब ऐसे हत्यारे को वकील उपलब्ध कराता है और दूसरा देश एक वकील अगर खड़ा हो जाता है तो उसकी हत्या करने का प्रयास करता है। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि क्या मानसिकता है। सोचिए आप जरा। बांग्लादेश, पाकिस्तान, यहाँ पे जो हिंदू परेशान हो रहे हैं, गवर्नमेंट इनको लाने का क्यों कोई प्रावधान नहीं बनाती? कई बार भी वहाँ से अपील इतना करी गई। इतना छोटा मामला नहीं होता कि दो लोगों के अंदर मारपीट हुई और हम कह देंगे नहीं तुम आ जाओ। दुनिया में 190 देश हैं, सबकी निगाहें एक दूसरे पे होती हैं, लेकिन जब हद पार होती है, सीमा पार होती है, तो सरकारें कदम उठाती। तो सरकार की निगाह है और सरकार जब उचित समझेगी तो जरूर कदम उठाएगी। आप बात कर रहे हैं जैसे मस्जिदों के सर्वे करवाए जा रहे हैं, मंदिरों के सर्वे क्यों नहीं करवाए जा रहे हैं? करवाए। कोई भी अगर एक भी मुसलमान आके खड़ा हो जाए, ये कह दे कि ये मंदिर मस्जिद थी जिसको तोड़ करके मंदिर बनाया गया, एक व्यक्ति, 100 लोगों की बात नहीं है, कोर्ट की बात नहीं है। कारण है कि तोड़ने पे विश्वास ही नहीं रहा। हिंदू समाज का कभी भी तोड़ने पे विश्वास नहीं रहा। हिंदू समाज का हमेशा जोड़ने पे विश्वास रहा है, तो उसने जोड़ने का काम किया है। क्या आपने एक भी स्टेटमेंट सुना है कि हाँ हमारी मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाई गई? आप बताइए मुझे, अगर कहीं पे आपने सुना हो तो बन जाए। लेकिन आपको ये नहीं लग रहा कि जो मुसलमान हैं उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ करा जा रहा है? क्योंकि आस्था का मतलब क्या होता है? आस्था उनका वहाँ पे मस्जिद था पहले, उसको सर्वे करके उसको अच्छा, ये बताइए कि इजराइल में और फिलिस्तीन के अंदर युद्ध जो हो रहा है, मस्जिद सुलेमान जो है, जो मस्जिद है वहाँ पे, उसको तीनों धर्मों के लोग मानते हैं। यहूदी कहते हैं हमारी है, ईसाई कहते हैं कि हमारी है, और मुसलमान कहते हैं हमारी है। मुसलमानों का लंबे समय तक कब्जा रहा, आपस में बंटवारा हुआ कि दीवार में वो पूजा करेंगे, दूसरी जगह पे वो करेंगे, वो करेंगे। जब कभी कोई ताकतवर हो जाता है तो प्रयास करता है कि हम अपने धार्मिक स्थल को हासिल करने का प्रयास करें। तो इस समय कौन ताकतवर है? बीजेपी ताकतवर है? नहीं, बीजेपी की बात ही नहीं है। अगर बीजेपी ताकतवर होती तो फिर केवल राम मंदिर में अटक गई। राम मंदिर के अलावा तो कोई दूसरा मसला बीजेपी ने उठाया नहीं। अभी तो मथुरा का भी मसला उठाया जा रहा है, काशी का भी मसला उठाया जा रहा है। विश्व का हम समाज का मुंह तो नहीं बंद कर सकते। या बड़े बड़े वकील एएसआई की रिपोर्ट लेके जब खड़े होते हैं, एएसआई की रिपोर्ट लेके खड़े होते हैं कि इस जगह पे ये तोड़ फोड़ हुई, इस जगह पे ये तोड़ फोड़ हुई, इस जगह पे ये तोड़ फोड़ हुई, इसमें ये उदाहरण है। आप देखिए क्या तरीका है कि किसी के शिव मंदिर को आप फुवारा बना दें। मैं आपसे कहूंगा कि एक बार आप जरूर जाइए बनारस और बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के बाद नंदी के दर्शन जरूर करिएगा कि नंदी अकेले बैठे हैं और उसी शिवलिंग की ओर देख रहे हैं जिसको इन लोगों ने फवारा कहा। बहुत कुछ इस विषय में कभी मैं बोलता नहीं, मेरा एक भी बयान कभी नहीं रहता, लेकिन सत्य को स्वीकार करने की आदत होनी चाहिए। तो सत्य यह है कि ये तो घटनाएं घटी हैं देश के अंदर। जाने कितने मंदिरों को, यहां तक कि हमने तो काफ़ी कुछ पढ़ा कि मंदिरों की मूर्तियों को तोड़ने के बाद जो लोग मांस विक्रेता थे उनको बांट के रूप में दिया गया कि इससे तौलो। आप देखिए जरा सा, ये मानसिकता अच्छी नहीं। ये कब की बात है ये जो आप बता रहे हैं बांट के? लंबा इतिहास है। जब आप इतिहास की गहराइयों पर जाएंगे तो आपको एक समाज का इतिहास मिलेगा जो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भग, सभी सुखी हूँ, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हूँ, सर्वे सन्तु निरामया, सभी निरोगी हूँ। हम एक कल्पना करते हैं कि समाज को होना कैसा चाहिए कि सभी सुखी हों और सभी निरोगी हों, सर्वे सन्तु निरामया। जब सभी की बात करी जा रही है तो फिर एक दल को क्यों छोड़े दे रहे हैं? मतलब एक गुट को आप क्यों छोड़े दे रहे हैं? किसको छोड़े बताइए?
समान रहने का अधिकार सबका है, समान आस्था का अधिकार सबका है। हाँ। तो फिर आप बात किसकी आस्थाओं पे चोट है हमको तो फिर बताइए। आप बात करते हैं कि राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बनाना है, ये आपकी विचारधारा है। हिंदू राष्ट्र के संबंध में आपसे पहले भी कह चुका हूं। हिंदू राष्ट्र होने का मतलब है और उदारता, एक ऐसी उदारता जो और ज्यादा गहराई से लोगों को अपने में समाहित कर सके, अपने में समेट सके। हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना ही जो लोग ये करते हैं कि नहीं हिंदू राष्ट्र बन जाने से, हिंदू राष्ट्र बनने से क्या होगा? हिंदू राष्ट्र बनने से किसी के अधिकारों का हनन हो जाएगा, क्या होगा आप बताइए? हिंदू राष्ट्र बनने के बाद हमारी जो परंपराएं हैं वो और मजबूती के साथ, और जो हमारी जड़ें हैं वो और मजबूती के साथ पुनर्जीवित होंगी। इसमें जिसको जो भी धर्म वाले हैं दुनिया में, किसी भी धर्म के लोग हों। अच्छा ये बताइए कि किसी वर्ग विशेष को ही दिक्कत क्यों होती है? क्या दूसरे अल्पसंख्यक नहीं है क्या? पारसी नहीं है क्या? अल्पसंख्यक नहीं है बताइए आप? जैन पर अल्पसंख्यक नहीं है क्या? उनको क्या दिक्कत नहीं होती? आप बताइए क्या दिक्कत होती है बताइए। एक सबसे बड़ी समस्या और भी आ रही है आज की डेट में, जितना भी दलित है अपना धर्म परिवर्तन बहुत तेज़ी से कर रहा है। आए दिन आप न्यूज़पेपर्स में भी देखते हैं, और कुछ अपना धर्म परिवर्तन करके क्रिश्चियन में जा रहे हैं। तो ये समस्या ऐसी क्यों आ रही है? ऐसा क्या मतलब ये लालच दे करके करवाने का प्रयास होता है। तो ऐसे लोगों पे कार्रवाई क्यों नहीं करी जा रही है सरकार? जरूर सरकार कुछ ना कुछ करेगी इस पे, और मुझे लगता है कि प्रयास हो रहा है कि इसीलिए नियम बन रहे हैं कि किसी आसानी से धर्म परिवर्तन कोई नहीं कर सकता। और महाराज जी की सरकार में उत्तर प्रदेश के अंदर तो आप देख रहे होंगे इस मामले में बड़ी शक्ति है। उत्तर प्रदेश का एक जौनपुर जिला है, वहाँ पे अधिकतर आप देखेंगे सबसे ज़्यादा जो क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है तेज़ी से आ रही है। एक समय था इनफैक्ट जब जो क्रिश्चियनों से ज्यादा प्रभावित थे। अगर मैं कहूँ पंडित नेहरू से लेकर के सार्वजनिक स्थलों पर सिगरेट पीने की आदत जिनकी रही है और गोरों को ही अपना सब कुछ समझते रहे हों, उनके समय में ये सब कुछ जरूर हुआ है, लेकिन वर्तमान में ये नहीं हो पाएगा। चंद्रशेखर जी का नाम आप जानते हैं अच्छी तरीके से, नगीना से सांसद भी हैं। उन्होंने अपने गांव का नाम रखा दी ग्रेट चमार। हर व्यक्ति को, हर जाति को अपने ऊपर गौरव करने का अधिकार है। चंद्रशेखर जी करते हैं, करते रहने दीजिए, ठीक है। उनको अगर इसी में गौरव है, जाति गौरव है तो ठीक है, इसमें कोई रोकने की जरूरत थोड़ी ना है कि हम उनको रोकना चाहें। अब उनके कह देने थोड़ी होता है। तो मैं तो शादियों में जाता हूँ, जाने कितने ग्रेट चमारों के यहाँ ही शादियों में जाता हूँ। भगवान शिव, भगवान गणेश की मूर्तियों को देखता हूँ जाकर के। बौद्ध जी को हमें भी आत्मगौरव होता है। गौतम बुद्ध को आप भूल गए, क्यों भूल जाएंगे? गौरव हमारी जो परंपराएं हैं, या जो भगवान बुद्ध हैं, वो हमारे अवतारों में आते हैं। बुद्ध अवतार के बाद ही कलगी अवतार है। अच्छा। बुद्ध भी हमारे अवतार हैं, तो उनसे अलग कैसे हो सकते हैं बुद्ध से, जो हमारे अवतार हैं? लेकिन उनकी सोच ये है कि मेरे भगवान तो अंबेडकर जी हैं, क्योंकि उन्होंने हमें शिक्षा का अधिकार दिया। तो अंबेडकर क्या केवल उनके हैं क्या? अंबेडकर को कहाँ बांधना चाहते हैं? आर के चौधरी जी आए थे, उनका कहना था कि जो हिंदू समाज के देवी देवता हैं उन्होंने उनके साथ भी बहुत गलत करा। किसने कहा? आर के चौधरी जी, रिकॉर्ड है हमारे पास। उन्होंने बोला कि हिंदू देवी देवताओं ने भी जो है दलितों के साथ आर के चौधरी ने दलितों के साथ बड़ा अत्याचार, दलितों के साथ अत्याचार, मुझे दलितों के साथ बड़ा अत्याचार आर के चौधरी ने किया है। जब भी ये सत्ता में आए, दलितों जो जितना भी दलित था उसके ऊपर आफत आ गई। एक बेचारा दलित गया था, हमारा राकेश रावत नाम है, वो अपनी बहन के ट्रांसफर के लिए लिखवाने लेके गया था, और कुछ लोग इनके सिपाही सालार लोग खड़े थे। उन्होंने कहा सांसद जी इस कागज में सिग्नेचर नहीं करोगे। दलित था वो, और इन्होंने सिग्नेचर करने से मना कर दिया। जब कहोगे उसको पेश कर दूंगा। दलित विरोधी हैं आर के चौधरी, बहुत बड़ा दलित विरोधी। लेकिन मोहनलालगंज सीट से तो जीत गए वो। जीत हार तो जीवन का एक हिस्सा है।
मैंने उनसे कहा कि आप कौशल किशोर जी के बारे में क्या विचार रखते हैं, तो उनका कहना है कि कौशल किशोर जी गलत पार्टी में चले गए। कौन? आर.के. चौधरी जी ने कहा कि कौशल किशोर जी जो हैं वो गलत पार्टी में चले गए। व्यक्ति वो बढ़िया किस है, पार्टी में चले गए? वो अपने व्यक्ति को बतावें। व्यक्ति बढ़िया है, वो लेकिन बतावें, वो पार्टी बतावें लेकिन गलत। कितने परिवर्तन उन्होंने किए, कितनी पलटी मारी उन्होंने, वो अपने को बतावें। और इतनी पलटी मारी कि उनका शरीर धूल दूसरित हो चुका है, क्या हो चुका है? पहचानने में मुश्किल होती है कि हम किस दल में हैं। ये कभी कभी भूल जाता हूँ कि बसपा ही वाले तो अच्छा जब बसपा में थे पहले थे, बाम फेस में पहले इन्होंने BS4 बनाया था। इसके बाद अब समाजवादी पार्टी में आए, फिर बीजेपी के सहयोग से चुनाव लड़ते रहे, बीजेपी के सहयोग से चुनाव लड़ते रहे। उनका तो ये भी कहना है कि इस चुनाव 2027 में गलत पार्टी में थे। बीजेपी के उस समय बहुत सारे गलत नहीं लोग थे। हमारे साथ आ उस रहे हैं। समय गलत नहीं थे जब हाथ जोड़ के कह रहे थे एक सीट हमारी छोड़ दो मोहनलालगंज की, एक सीट हमारी मोहनलालगंज की छोड़ दो। क्या वो वक्त भूल गए क्या? किससे कह रहे थे? बीजेपी से कह रहे थे ना, बीजेपी के सहयोग से लड़ चुके हैं। पूछ लेना आप उनसे, गारंटी के साथ कह दो बीजेपी के समर्थन से कभी चुनाव लड़े हो, तो तुम कैसे गलत पार्टी में, तुम गलत पार्टी की बात करते हो? बसपा के साथ रहे, सपा में है, BS4 में है, बीजेपी के साथ भी हैं। बीजेपी के साथ भी हैं। वो तो फिसल जाने के बाद गिर गए, कारण है कि बीजेपी ने टिकट देने से मना कर दिया। ये बीजेपी से ही टिकट मांग रहे थे कि मैं मोहनलालगंज सांसदीय का टिकट चुनाव लड़ना चाहता हूं, लेकिन पार्टी ने एक शर्त रखी कि कई बार चुनाव लड़ चुके, हाँ हार चुके हो, अगर तुमको लड़ना है तो बीजेपी के अंदर आओ। बोले एक सीट छोड़ दो, गिड़गिड़ा रहे थे। किससे गिड़गिड़ा रहे थे? केंद्रीय नेतृत्व से और किससे? तो ये इस तरीके की बातें ना करें। 2027 का चुनाव आने वाला है, और क्या 2027 से पहले कुछ ऐसे फेरबदल होंगे कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी प्रधानमंत्री के रूप में देखे जाएंगे? अब ये तो, और केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। महाराज जी बहुत प्रभावी नेता हैं। उनकी आवाज़ को लखनऊ से लेकर गोरखपुर से लेकर पूरे देश और दुनिया में बातें उनकी सुनी जाती हैं। तो उस संबंध में मेरा चर्चा करना कुछ उचित नहीं है, कारण है कि जो चीज़ मुझे जानकारी नहीं, मैं क्या बता दूँ। नहीं तो केशव प्रसाद मौर्य जी और योगी आदित्यनाथ जी के बीच में सब कुछ ठीक चल रहा है? मुझे लगता है तो सब कुछ नॉर्मल है, सब ठीक है। साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, साथ में कई बार मीटिंग्स में नहीं जाते हैं? कई बार मीटिंग्स में दिखते मीटिंग नहीं। मान लो कोई कलकत्ता में है या इलाहाबाद में है और मीटिंग बुला ली गई, तो अगर वो ना आ पाए तो इसका कोई गलत अर्थ नहीं निकाला जाना चाहिए। बहुत सारी मीटिंग्स में नहीं जाते हैं वो बहुत सारे, तो बहुत की व्यस्तताएं भी तो बहुत हैं। ब्रजेश पाठक सर तो साथ में मिल जाते हैं, ब्रजेश पाठक जी तो साथ में मिल जाते हैं उनकी मीटिंग में अधिकतर। किसके? महाराज जी की मीटिंग में। महाराज जी की मीटिंग, महाराज जी बड़े नेता है हमारे। महाराज जी अगर कोई जरूरत पड़ गई किसी समय मीटिंग बुला सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, सुबह 3 बजे से दिनचर्या शुरू होती है, रात 10 बजे तक लगातार लगे रहते हैं। उनके विषय में मैं क्या चर्चा करूँ? सर एक एक्ट है, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, उसके तहत ये कहा गया है कि 1947 के बाद जो चीज़ जैसी है वैसी ही रहेगी, उसको बदला नहीं जाएगा या किसी की आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं करा जाएगा। तो फिर ये चीज़ें क्यों आ रही हैं लगातार कि भाई मस्जिद के नीचे मंदिर था या फिर ये चीज़ थी, ऐसी चीज़ें क्यों आ रही हैं? या सर्वे करने के लिए वहाँ पे क्यों जा रहे हैं? पहले जो रिपोर्ट्स अपनी दे चुके हैं, जब डायरेक्टर के मोहम्मद थे, उस आधार पे और इतिहासकारों ने जो लिखा है उस आधार पे कोर्ट लोग जा रहे हैं कि कम से कम ये बातें स्पष्ट होनी चाहिए कि वहाँ पे था क्या। मिलेगी नहीं मिलेगी ये बात की बात है, लेकिन किसी की आस्थाओं पे इतना चोट नहीं होना चाहिए। क्या दुनिया में जमीनों की कमी पड़ गई थी? अरे कहीं बगल में भी कुछ बन सकता था। तोड़ के बनाने वाली जो परंपरा है ये गलत। तो ये परंपरा अब आप लोग भी निभाएंगे क्या? नहीं, मतलब अब मान लीजिए अगर कुछ आप होता ये है, बताइए, अगर तोड़ के बनाने वाली बात होती तो देश को 500 साल से एक संघर्ष चल रहा था राम मंदिर पे। 1947 के बाद देश आजाद हुआ। सरकार उस समय कानून भी बना सकती थी, लेकिन कोर्ट पे लोगों ने विश्वास किया और कोर्ट में जाने के बाद जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया उस पे जाकर के ये निर्णय हुआ, तब वहां पे मंदिर का निर्माण हुआ।
कहीं ऐसा तो नहीं 2027 के लिए बीजेपी के मुद्दे हों, 2027 का बीजेपी चुनाव आ का रहा है। बीजेपी के मुद्दे बड़े स्पष्ट हैं। बीजेपी राष्ट्रवाद पे चुनाव लड़ेगी, बीजेपी डेवलपमेंट के नाम पे चुनाव लड़ेगी, बीजेपी गरीबों को राहत पहुंचाने का काम करेगी। हम आवास देने का काम करते हैं, हम आयुष्मान कार्ड देने का काम करते हैं, हम लोगों को गैस सिलेंडर देने का काम करते हैं, हम लोगों को बिजली का कनेक्शन देने का काम करते हैं, हम मुफ्त में खाद्यान्न देने का काम करते हैं और रोजगार, और लोगों को रोजगार देने का काम करते हैं। नहीं, रोजगार से रिलेटेड तो आए दिन धरने प्रदर्शन होते रहते हैं। आप देखिए, एपीयू का धरना प्रदर्शन अभी आप हर व्यक्ति को सरकारी नौकरी तो नहीं मिल प्रयागराज में सकती। इतना बड़ा नहीं, धरना हर प्रदर्शन। व्यक्ति को सरकारी नौकरी तो नहीं मिल सकती। बहुत से लोग, मुझे लगता है कि जो लोग प्राइवेट सेक्टर में चले गए वो आज बहुत आनंद से हैं। लेकिन जो सरकारी नौकरी पहले 2018 में जिनके एग्जाम हुए उनके रिजल्ट भी तो घोषित नहीं करे जा रहे। घोषित हो गया। देखिए ना, अभी आपने पुलिस वाला रिजल्ट देखा, आ गया। कहाँ यूपी जेई का ही 2018 का रिजल्ट अभी घोषित हो नहीं सकता है कि अब मुझे उसके कारणों की जानकारी नहीं, लेकिन अभी पुलिस की अभी भी आज से 3 महीने पहले एग्जाम हुआ था और उसका रिजल्ट आ चुका है। कई बार पेपर लीक हो जाते हैं सरकार में और उनको सजा भी मिलती है। आप ही के साथी संगी जो विधायक रहते हैं, उनकी पार्टी के जो विधायक रहते हैं, वही लोग पेपर लीक करवाते हैं। अब आपसे मैं बता दूं कि आज सरकार सख्त है, इसलिए पेपर लीक का मामलों में जांच हो रही है और सजा मिल रही है। नहीं, ओम प्रकाश, पहले सुन लीजिए, पहले पेपर निकाल के लोगों को बांट दिए जाते थे कि यहाँ से इटावा तक मैनपुरी तक कितने लोगों को पास करवाना है, तो चर्चा नहीं होती थी। जिसको पास करवाना है उसको पेपर दे दिया गया, किसी लखनऊ वाले को पेपर दिया गया हो तो आप बताइए। तो जिनको पेपर दे दिए गए, यहां भी यादव समुदाय नहीं रहता क्या कि केवल 2 ही 3 जिलों में है? अरे बेचारे मेहनत करते हैं, मैं तो शाम को देखता हूं सड़कों पे दौड़ते रहते हैं, चाहते हैं कि हमको, लेकिन आज वो इस बात से संतुष्ट हैं कि पहली बार कोई ऐसी सरकार आई है जो उनको बिना पैसा दिए नौकरी मिलेगी। 2024 का बीजेपी की जो हार, जैसे यूपी की जो सीटें हारी, उसमें सबसे बड़ा एक मुद्दा बेरोजगारी भी रहा है। दुष्प्रचार रहा है। बेरोजगारी नहीं रहा आपके हिसाब से? बेरोजगारी हमारे जो नौजवान थे उनके दिमाग में डालने का प्रयास हुआ, लेकिन धीरे धीरे वो भी समझ चुके हैं कि 4 तारीख को आइए और पैसा अपना ले जाइए। नहीं, जो जब गेट से भगाए गए, लोगों की आंखें खुल गई। शिक्षा मित्र बताइए, जो परमानेंट थे उनको आप लोगों ने शिक्षा मित्र वापस कर दिए? बिल्कुल नहीं, अगर कोर्ट में मामला पेंडिंग ना होता तो मामला निपट जाता। कोर्ट उसको देख रहा है, कोर्ट के कहने से ही उनको शिक्षा मित्र वापस किया गया, किसी सरकार ने नहीं किया। तो 2027 का जो चुनाव का मुद्दा हो सकता है वो रोजगार भी हो सकता है कि नहीं? नहीं, रोजगार तो इतने उपलब्ध होंगे। जिस समय इन्वेस्टर समिट हुई थी तो 4 लाख करोड़ केवल लक्ष्य था, लेकिन जब लक्ष्य बढ़ा तो 10 लाख करोड़ हो गया। अब हो गया वो बढ़ते 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 40 लाख करोड़ के इन्वेस्टर्स आ गए। तो जब 40 लाख करोड़ के इन्वेस्टर्स आ गए तो 1 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा, यूपी के लिए पर्याप्त। बख्शी तालाब में कितना है इन्वेस्टर समिट से आया? मैंने जमीन के संबंध में आपसे पहले चर्चा कर दी। जमीनें उपलब्ध होंगी, इन्वेस्टर्स आएंगे। इन्वेस्टर जमीन सस्ती चाहता है, वो चाहता है हमको इस तरीके की जमीन मिल जाए जहाँ पे हम सस्ती जमीन पे अपना उद्योग लगा सकें। बख्शी तालाब 2.5 करोड़ 3 करोड़ रुपए की यहाँ बीघे जमीन मिल रही है, लेकिन जो उद्योग आ सकते हैं उनके लिए पूरा प्रयास होगा। तो दोस्तों, आज हमारे साथ थे बख्शी तालाब के विधायक माननीय योगेश शुक्ला जी, जिनसे कई विषयों पे चर्चा हुई, जैसे रोजगार को लेके चर्चा हुई, क्षेत्र में कैसे चीज़ों को बढ़ावा दिया जा रहा है उस पे लेके चर्चा हुई, विकास को लेके चर्चा हुई। तो विधायक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे पॉडकास्ट पे आए कीमती समय निकालने के लिए। अगर कुछ और कोई समस्या रहेगी, कभी आपको किसी से मिलना हो, तो आप जनता दरबार कैसे लगाते हैं? कोई क्षेत्र का व्यक्ति आपसे मिलना चाहता है तो कैसे मिल सकता है, ये भी थोड़ा सा बता। मैं क्षेत्र में ही रहता हूँ, मैं लोगों को इस बात के लिए कभी परेशान नहीं करता कि वो मेरे सरकारी आवास में आए। मैं उनसे कहता हूँ मैं बख्शी तालाब आ रहा हूँ, मुझे यहाँ मिलो, मैं आ रहा हूँ।